इस लेक्चर में आज हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल का पार्ट थर्ड पढ़ने जा रहे हैं। काफी मेजर पार्ट है ये सेल स्ट्रक्चर, जिसमें हम सभी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। और आज हम थोड़ा सा सेल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आप विशेष ध्यान रखें इसका। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि हम जो सेल्स पढ़ते हैं वो आपने देखा होगा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बैक्टीरियल सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्लांट सेल और एनिमल सेल। जीवाणु की कोशिका प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में पौधों की कोशिकाएं और जंतुओं या प्राणियों की कोशिकाएं, ये सब हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप प्लांट सेल के बारे में यानी पादप कोशिका के बारे में अगर आप जान लेते हैं तो आप काफी कुछ अच्छा देख सकते हैं। तो हम प्लांट सेल से ही शुरू करेंगे, लास्ट में कंपेयर करेंगे हम उसे एनिमल सेल के साथ। तो अगर पौधों की कोशिका को, पादप कोशिका को हम देखें, आपकी पुस्तक में थोड़ा सा जटिल डायग्राम बनाया हुआ है, या थोड़ा सा इजी है, आप ये डायग्राम कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपको ये दिख रहा है, रेड कलर की बाउंड्री दिख रही है, मैं अभी इसको थोड़ा सा कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ। ये जो रेड कलर की बाउंड्री आपको दिख रही है, ये वाली, ये जो है, ये सारे का सारा ये क्या है, ये मिडिल लेमिला है, मध्य पटलिका बोलते हैं। दो कोशिकाओं के बीच में ये कॉमन होती है, इसको विशेष ध्यान रखें। अगर आप आगे मेडिकल वगैरह में जाना चाहते हैं तो इसके अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं प्री मेडिकल में। अच्छा, इसके बाद जो है, ये जो ग्रीन कलर की मैंने बनाई है, ये वाली, ये है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। उसके बाद ये जो दिख रहा है बड़ा सा भाग, ये क्या है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ये जो दिख रही हैं वो ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका। ये जो दिख रहा है ये गोल्गी बॉडी। इसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम के बाद ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के बाद ये वैक्यूल है, और ये चारों ओर जो इस कोशिका को घेरे हुए है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली की संरचना आप पिछले लेक्चर के अंदर काफी ध्यान से आप पढ़ चुके हैं। अभी हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसको मैं और बता दूं आपको एक चीज ध्यान से, कि साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, और पूरी देखिए ये सेल वॉल, न्यूक्लियस, ये सारी की सारी मिलके क्या बनाती है, पौधों की कोशिका यानी प्लांट सेल बनाती है। लेकिन अगर इसमें से हम अगर न्यूक्लियस को अलग पढ़ें, न्यूक्लियस को, तो इसके बाद जो चीजें बचती हैं वो क्या कहलाती है, साइटोप्लाज्म। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई जो भी चीजें हैं वो साइटोप्लाज्म कहलाती है, न्यूक्लियस के अलावा, केंद्रक के अलावा। तो हम इसे कुछ भागों में पढ़ेंगे। पहले हम कोशिका भित्ति के बारे में यानी सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, बाद में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, बाद में सभी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम कोशिका भित्ति के बारे में जानते हैं। देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये जो ग्रीन कलर में जो बनी हुई है ये तो है मिडिल लेमिला, लेकिन इसके बाद ये जो ब्लू कलर की दिख रही है ये है सेल वॉल या कोशिका भित्ति। और ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ये आप विशेषतः ध्यान से रखें, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, ये विशेष ध्यान रखें आप। पौधों की कोशिकाएं जो है भित्ति बनाती है, किससे बनाती है, सेल्यूलोज से बनाती हैं। चलिए, और कोशिका भित्ति का जो काम है वो उसकी कोशिका के साइज को बनाए रखना है। जब भी हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था कि उसमें प्लाज्मोलाइसिस होती है यानी कोशिका से पानी बाहर निकल जाता है, तो उस स्थिति में ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म जो है वो सिकुड़ जाता है। इस सिकुड़ी हुई स्थिति के अंदर, इस सिकुड़ी हुई स्थिति के अंदर क्या होता है कि ये कोशिकाएं अपना आकार बनाए रखती हैं, और आकार बनाए रखने के अंदर कौन सहायता करता है, कोशिका भित्तियां। ये जल के लिए पारगम्य होती हैं, परमिएबल होती हैं,
ये डायग्राम आप पिछले लेक्चर के अंदर डिटेल से देख चुके हैं, इसलिए इसमें अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको देखना है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल से है। चलिए अब जानते हैं न्यूक्लियस के बारे में, केंद्रक के बारे में। ये देखिए, ये कोशिका हमने पहले देखी है, इसमें ये जो केंद्रक है इसको हम बड़ा करके देखते हैं इसमें क्या दिखता है। पहली बात तो केंद्रक जो है वो दो झिल्लियों से आबद्ध रहता है। पहली ये झिल्ली है, दूसरी झिल्ली ये है, दो झिल्लियां हैं, ठीक है। और इन झिल्लियों की संरचना कैसी होती है, बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कोशिका झिल्ली जैसी ही होती है। थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है लेकिन बेसिक संरचना वैसी होती है। इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका पाया जाता है, और केंद्रिका के अलावा इसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। कई पुस्तकों में उसे क्रोमेटिन भी लिखा हुआ है, तो आप इसको गुणसूत्र पढ़ सकते हैं, क्रोमोसोम्स पढ़ सकते हैं। ये क्या है, ये डीएनए है, जो मतलब जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर ये डीएनए पाया जाता है, जो कि जीन कहलाता है। और ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के अंदर लक्षणों को स्थानांतरित करने का कार्य करता है, और जो है ये एमआरएनए बनाता है। ये सब आप आगे की कक्षाओं में इसे ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, और कोशिका के पूरे कार्यों पर यह नियंत्रण का कार्य करता है। इसके बाद हम देखते हैं केंद्रक के आधार पर ही मुख्यतः यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भेद किया जा सकता है, उनमें अंतर किया जा सकता है, डिफरेंशिएट उनको किया जा सकता है। देखते हैं अब इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में तो हमने उदाहरण के स्वरूप एज एन एग्जांपल हमने प्लांट या एनिमल सेल को ले सकते हैं, लेकिन इसमें हमने प्लांट सेल को बनाया है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में एग्जांपल के फलस्वरूप हम ले सकते हैं बैक्टीरिया की सेल को, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसमें कुछ अंतर मैंने जो है ट्रेस आउट किए हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग। पहला हम देखते हैं साइज, आकार। साइज में क्या है, 5 से 100 माइक्रोमीटर की जो सेल्स होती हैं वो यूकैरियोटिक सेल होती हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल 1 से 10, यानी ये कहा जा सकता है कि साइज में ये छोटी होती हैं। दूसरा हम देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस देखिए, यहाँ मैंने आपको पहले ही बताया था झिल्ली से घिरा हुआ होता है। झिल्ली से घिरा हुआ होने का मतलब है कि वो न्यूक्लियस कहलाता है, लेकिन अगर झिल्ली से ना घिरा हुआ हो तो वो क्या कहलाता है, वो न्यूक्लियोइड कहलाता है। न्यूक्लियोइड, ये देखिए यहाँ पर देखिए कोई झिल्ली नहीं है, तो ये संरचना क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोइड। तो हम कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तो न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियोइड पाया जाता है, जो कि किसी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है। दूसरा, इस केंद्रक के अंदर यानी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक के अंदर कई सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, कई सारे गुणसूत्र होते हैं, जबकि इधर देखते हैं तो केवल एक ही गुणसूत्र यानी एक ही डीएनए का हिस्सा इस तरह से मुड़ करके वो होता है, तो उसे एक ही क्रोमोसोम या गुणसूत्र मानते हैं। अब देखते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, जो कोशिका के अंग है अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, वैसे अंग जो है मेम्ब्रेन से आबद्ध उस झिल्ली से घिरे हुए जो है वो इसमें तो प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल्स के अंदर या एनिमल सेल के अंदर, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें ये एब्सेंट होते हैं। इस तरीके से ये चार अंतर आप ध्यान कर ले में। एक बात ध्यान रखें, ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये प्लांट सेल के अंदर ही होता है, इसको आगे हम देखेंगे कंपैरिजन जब हम प्लांट सेल के साथ करेंगे। अब देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, ये वही कोशिका है प्लांट सेल, इसमें ये जो पार्ट है ये वाला क्या कहलाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो टाइप का होता है, एक पे राइबोसोम पाए जाते हैं, जैसे इसमें देखिए जो मैंने अभी किया है शेडेड, उसमें देखिए गोल गोल बिंदु दिख रहे हैं आपको, डॉट्स दिख रहे हैं, ये राइबोसोम्स है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो दूसरी सेकंड वाली है इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम कह सकते हैं। अब देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, उसका काम है प्रोटीन को सिंथेसिस करना, ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, फैट के मेटाबॉलिज्म से संबंधित उसके काम होते हैं। और ये किससे मिलकर बनी होती है, मैं आपको ये पहले ही बता दूं, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सारे के सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी बेसिक स्ट्रक्चर से ही मिलकर बने होते हैं। यहाँ मैंने केवल अलग एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दिखाने के लिए इस तरह से बना दिया स्केच। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी जो है वो भी मेम्ब्रेन से बनी हुई स्ट्रक्चर है। ये इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जैसी ही दिखाई देती है, लेकिन इसके अंदर जो है वो
टर्न्स काफी कम होते हैं एज कम्पेयर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका काम क्या है, ये लाइसोसोम को बनाता है और प्रोटीन की पैकिंग करता है। ठीक है, और ये देखिए आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, गोल्गी बॉडी। ये क्या था, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन से वाला, रफ। और ये क्या था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम के बारे में, ये एक केवल सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ ऑर्गेनेल है। ये देखिए ये वाला जो है ये लाइसोसोम है, ये वाला ये लाइसोसोम है। और लाइसोसोम का काम क्या है, ये जो पार्ट सेल के काम के नहीं होते हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। इनमें बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। अगर ये एंजाइम्स अनकंट्रोल्ड रूप से बाहर आ जाएं या नियंत्रित रूप से बाहर आ जाएं तो पूरी सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए इनको सुसाइडल बैग्स कहते हैं, आत्मघाती थैलियां कहते हैं। इसको याद रखिएगा, आत्मघाती थैली किसको कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। देखिए इसको जूम करके दिखाता हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इससे पहले ये गोल्गी बॉडी, ये न्यूक्लियस, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इतने हम पढ़ चुके हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ मैंने डिटेल से बनाया हुआ है। देखिए ये डबल मेम्ब्रेन पार्ट है, दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। ये आउटर है और ये इनर मेम्ब्रेन है। इसका काम है रेस्पिरेशन के अंदर, श्वसन के अंदर ऊर्जा को विमुक्त करना। ठीक है, यहाँ पर क्रेब चक्र होता है और एटीपी बनाने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहते हैं। याद रखें माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह। इसके बाद ये देखिए, ये प्लास्टिड्स हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। ये केवल प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ये प्लास्टिड कहलाता है। इससे पहले ये माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा आपने, ये न्यूक्लियस पढ़ा, ये गोल्गी बॉडी पढ़ा, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, और ये क्या पढ़ा था आपने, लाइसोसोम पढ़ा था। देखिए, अच्छा ये क्या है, ये जो प्लास्टिड्स हैं ये कोशिका को रंग प्रदान करने का काम करते हैं। ये जो मैंने बनाया ये क्लोरोप्लास्ट बनाया है, इसमें पर्णहरित हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, इसलिए इसको पर्णहरित या क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। कुछ दूसरे कलर के भी पाए जाते हैं, ऐसे उनको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। और कुछ जिनके अंदर ये नहीं पाए जाते, केवल और केवल स्टोरेज का काम करते हैं, ये कोई भी जो पिगमेंट नहीं पाया जाता, वर्णक नहीं पाया जाता, वो ल्यूकोप्लास्ट कहलाते हैं। ये स्टोरेज का काम करते हैं, स्टार्च वगैरह का स्टोर करते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये वैक्यूल। अब देखिए ये पूरी सेल आपको दिखाई दे रही है, ये आपने अभी अभी पढ़ा है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्गी बॉडी है, ये न्यूक्लियस है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये लाइसोसोम है। और बच गया पार्ट ये वाला क्या कहलाता है, वैक्यूल कहलाता है। काफी बड़ा पार्ट होता है पादप कोशिका के अंदर, प्लांट सेल के अंदर काफी बड़ा पार्ट होता है जो कि सेल को ज्यादा वॉल्यूम में घेरे रहता है। और इसमें इसका काम देखिए, बहुत सारे वर्सेटाइल फंक्शन होते हैं इसके। ये क्या है, वेस्टेज मटेरियल को भी लेता है, कुछ पिगमेंट्स भी कई बार रख लेता है, और इसके अलावा सेल की शेप बनाने का काम भी करता है, वाटर को भी ये स्टोर करता है। तो बहुत सारे काम है। और वैक्यूल के चारों ओर वाली जो ये जो झिल्ली है ये क्या कहलाती है, टोनोप्लास्ट। और इस झिल्ली का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, बिल्कुल वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। देखिए किसी भी सेल ऑर्गेनल का, चाहे इसका करें किसी का भी करें, जिनकी भी मेम्ब्रेन है उनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह, बिल्कुल जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। तो इस तरीके से आप वैक्यूल पढ़ चुके हैं। अब ये जो मैंने दो डायग्राम बनाए इनको जरा ध्यान से देखिए, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर कंपैरिजन है। ये देखिए ये प्लांट सेल है, ठीक है, पौधों की कोशिका। जो अभी हमने सेल देखी थी लगभग वैसी ही है, इसको थोड़ा सा अलग ढंग से स्केच बना दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजों को मैं इंक्लूड कर सकूं। ये आपने देखा था, केंद्रक के बारे में पढ़ा था, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा था, वैक्यूल पढ़ा है आपने, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा था, पेरोक्सिसोम एक अलग टाइप का
ऑर्गेनेल है जो कि ऑक्सीडेशन का काम करता है। ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, सेल वॉल के बारे में पढ़ा था, मिडिल लेमिला के बारे में पढ़ा था, लाइसोसोम के बारे में भी पढ़ा था, न्यूक्लियोलस के बारे में भी पढ़ा था। ये क्या है? न्यूक्लियस है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? दो सेल जो पास पास होती है या दूसरी सेल भी होती है इसके पास, उनके बीच में संपर्क बनाने का जो काम करते हैं वो प्लाज्मोडेस्माटा है। इसको आगे की क्लासेस में और ज्यादा डिटेल से आप पढ़ पाएंगे। और ये जो पार्ट है ये गोल्गी बॉडी है। यहाँ देखिए ये एनिमल सेल है। अब देखिए प्लांट और एनिमल सेल के अंदर अंतर आप करने की कोशिश करें। ये दोनों डायग्राम आप याद कर लें। बुक में थोड़े से टफ डायग्राम है, ये थोड़े इजी हैं क्योंकि वो 3D टाइप बनाए हुए हैं, ये 2D डायग्राम है, तो आप इनको ध्यान से बना सकते हैं। प्लांट सेल एनिमल सेल के अंदर पहली बात तो क्या है, एक तो एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, पहली चीज। ठीक है, मिडिल लेमिला भी नहीं होती। दूसरा ये जो सेंट्रोसोम है ये केवल और केवल एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर नहीं पाया जाता। तीसरा जो विशेष अंतर है ये जो वैक्यूल है, देखिए यहाँ तो ये वैक्यूल छोटी है, लेकिन जो आप प्लांट सेल देखोगे उसके अंदर ये वैक्यूल काफी बड़ी है। ये मेजर अंतर है, ये भी आप विशेष ध्यान रखें। ये तीन चार एक अंतर है। दूसरा ये जो विल्लाई पाए जाते हैं, एक सेल दूसरी सेल के साथ जुड़ जाए अच्छे ढंग से, इसलिए विल्लाई पाए जाते हैं एनिमल सेल के अंदर, लेकिन प्लांट सेल के अंदर ये विल्लाई नहीं पाए जाते। तो इस तरीके से इन दोनों को कंपैरिजन आप कर लेवें। जिस तरह से प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की हमने एक लिस्ट बनाई है दोनों के अंतरों की, इसी प्रकार के अंतर या डिफरेंसेस जो इसमें हैं उनको तीन चार जो डिफरेंसेस है उनकी आप लिस्ट बना लीजिए। अंतर मैं आपको बता चुका हूँ डायग्राम के अंदर। ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल, एक बार फिर से मैं आपको डिटेल से दिखा देता हूँ। वही चीज है, बैक्टीरिया की सेल है। देखिए ये बाहर की तरफ सेल वाल है, सेल वाल के बाद सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर कोई ऑर्गेनेल तो वैसे पाया नहीं जाता, ये प्लाज्मिड है, ये न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, आपको पता ही है। ये राइबोसोम वगैरह इसके अंदर है, कुछ स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी पाए जा सकते हैं इसके अंदर, जो ऑयल ग्रेन्यूल्स वो भी पाए जा सकते हैं। ये फ्लैजिलम है। ये मीजोसोम है, केवल ये जो मेम्ब्रेन है यही मुड़ के बनाती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। तो ये सब प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। अब आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है इस चैनल का फायदा मिल सके और आप साइंस को इजी वे में सीख सकें। आप सभी डायग्राम्स को डिटेल्स में बना करके ज़रूर देखें, आपको बड़ा आनंद आएगा और सारा का सारा चैप्टर जो है आपका डायग्राम्स में ही तैयार हो जाएगा।